एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 10 रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम आवर थर्ड चैप्टर, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, व्हाट डू यू इन्फर यानी कि कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, तो बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, यहाँ पे क्लियरली हमें गिवन है एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो क्या फॉर्म होगा पहले तो हमें ये बताना है, फिर हमें एक एग्जाम्पल भी देना है। तो यहाँ पे ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे जैसे ही ये रिएक्शन होती है तो एक सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, इसके साथ साथ वाटर फॉर्म होता है। अब हमें पता है जहाँ पे भी सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है वो हमेशा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसमें एक बेस होता है, दूसरा क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो अगर बेस के साथ रिएक्शन हो रही है किसकी, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की, और यहाँ पे सेम चीज फॉर्म हो रही है यानी कि सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है, विच मीन्स ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये क्या है, एसिडिक है इन नेचर। बहुत सिंपल है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेस मैंने ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है उसको मैं ले लेती हूँ CO2। तो यहाँ पे जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन होती है तो CaCO3 फॉर्म होता है, जो कि हमारे पास एक सॉल्ट है। इसके अलावा यहाँ पे पानी यानी कि H2O फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये हमारे पास बेस है, इसकी रिएक्शन इसके साथ हो रही है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे सॉल्ट और पानी बन रहा है, विच मीन्स ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और जो हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक है इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इजीली आंसर कर दिया है और हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। जो हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं वो या तो एसिडिक होती हैं नेचर में, या फिर वो क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है हमारे पास CO। ठीक है, तो ये न्यूट्रल होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसकी, एक सेकेंड, यहाँ पे एक और स्लाइड ले लेते हैं। अगर हम बेस और एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिडिक क्या है, अभी हमने देखा नॉन मेटल की ऑक्साइड है। ठीक है, तो यानी कि जो मेटल की ऑक्साइड होंगी वो क्या होंगी, बेसिक होंगी। ठीक है, जैसे कि आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, हमारे पास क्या है, ZnO है। ठीक है, हमारे पास Al2O3 है। अब ये हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है। क्यों होती है डिफरेंट, भले ही ये हमारे पास क्या है, मेटल की ऑक्साइड है, बट ये सिर्फ बेसिक नहीं होती है, ये दोनों होती है, बेसिक भी और एसिडिक भी होती हैं। कैसे होती हैं, बिकॉज ये है एम्फोटेरिक, ये दोनों ही नेचर को, एम्पो नहीं एम्फो, ठीक है, ये एम्फोटेरिक होती हैं। ये दोनों ही नेचर को एग्जिबिट करती हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। ठीक है, तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनका खुद का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो खुद का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसीलिए ये हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं और ये मेटल की ही ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, तो वैसे तो जनरली बेसिक होती हैं, जैसे कि आप ले लो Na2O, ठीक है, K2O, ये हमारे पास क्या है, मेटल ऑक्साइड्स है जो कि बेसिक इन नेचर होंगे, या फिर आप इनको क्या कह सकते हो, अल्कलाइन भी कह सकते हो। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो कि एसिडिक भी होंगी, बेसिक भी होंगी। और थर्ड हमारे पास जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो हमारे पास एसिडिक भी हो सकती हैं, और जैसे कि अभी हमने देखा था वो न्यूट्रल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ और चीजें भी अलग से हमने यहाँ पे जान ली हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद रीजन। तो यहाँ पे एक रिएक्शन तो हमें क्लियरली गिवन है और हमें पता है ये रिएक्शन प्रोसीड होती है क्योंकि जो जिंक है हमारे पास वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो जिंक अगर हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है तो सिंपली ये रिएक्शन हो जाएगी, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक ने क्या करा, कॉपर को बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर था वो किस में चेंज हो गया, वो कलरलेस में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि आप इसको उल्टा कर दो, ये रिएक्शन बन जाएगी Cu प्लस ZnSO4, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ZnSO4, ठीक है, नहीं सॉरी, CuSO4 फॉर्म होगा ना, CuSO4 प्लस यहाँ पे Zn क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस। ठीक है,
तो ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका भी बहुत सिंपल सा रीजन है। जैसे हमने कहा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो कॉपर क्या है हमारे पास, लेस रिएक्टिव है। अगर कॉपर लेस रिएक्टिव है तो वो ज्यादा रिएक्टिव जिंक को कैसे डिस्प्लेस करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये जितने भी हमारे पास रीजंस हैं ये हम किसके बेसिस पे देंगे, ये हम हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे देंगे। तो यहाँ पे यही रीजन होगा। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद रीजन, तो रीजन आपको यही मेंशन करना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा कुछ भी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। कैल्शियम जैसे ही रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसके बबल्स फॉर्म होते हैं। अब ये जो बबल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं ना, दिस स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम। अगर ये मेरे पास मान लो कैल्शियम है तो इसके सर्फेस पे स्टिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा अपीयर करता है दैट द कैल्शियम इज फ्लोटिंग। तो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज जो हाइड्रोजन के बबल्स इवॉल्व हुए हैं दे स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम, दिस इज द रीजन, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट है, स्टेट व्हाट वुड हैपन इफ सम जिंक pieces are placed in blue copper sulfate solution। अभी हमने ये रिएक्शन करी थी ना कि अगर हम जिंक को डाल देंगे किसमें, CuSO4 में, तो यहाँ पे ZnSO4 फॉर्म होगा और यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसका जो ब्लू कलर था वो किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस में, बिकॉज ये हमारे पास कलरलेस होता है। और यहाँ पे ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा और ये रिएक्शन को आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद सम कॉपर पीसेस आर प्लेस्ड इन ग्रीन फेरस सल्फेट। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर है, ये FeSO4 है, हमें पता है इसका कलर ग्रीन होता है। तो यहाँ पे क्लियरली हमको पता है कोई रिएक्शन नहीं अकर करेगी, नो चेंज वुड अकर, यहाँ पे नो रिएक्शन विल अकर। क्यों, बिकॉज हमें अगेन वही रीजन पता है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Fe यानी कि आयरन। अगर कॉपर लेस रिएक्टिव है तो वो ज्यादा रिएक्टिव आयरन को कैसे ही डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, नो चेंज विल अकर, एंड रीजन भी आप मेंशन करोगे कि क्यों नहीं अकर करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे अब Fe को अगर आपने डाल दिया है CuSO4 में तो यहाँ पे आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। इसको सही से लिख देते हैं, FeSO4 प्लस यहाँ पे Cu डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसका कलर क्या था, ब्लू, तो ब्लू कलर डिसअपियर्स और यहाँ पे आपको ग्रीनिश कलर देखने को मिलता है और ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो ये यहाँ पे हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ये सारी इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो हमने क्या डिस्कस करा था कि जो एल्यूमिनियम है उसकी जो ऑक्साइड होती है वो एम्फोटेरिक होती है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकती है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, दोनों के साथ ही रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे एसिड के साथ कर रही है तो इसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। उससे हमें वैसे लेना देना है नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो स्टार्ट करते हैं, Al2O3 प्लस HCl। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ कंबाइन होगा और ये इसके साथ कंबाइन होगा, तो क्या फॉर्म होगा, AlCl3 प्लस यहाँ पे H2O फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, ये हमारे पास एसिड है, ये बेस है, तो इधर पे देखो सॉल्ट फॉर्म हो गया, इसके साथ साथ पानी, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3HCl है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन वहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 आ जाएंगे। हाइड्रोजन 6 हो चुके हैं बट यहाँ पे तो 6 हुए नहीं हैं, और एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ, तो यहाँ पे हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पे 6HCl आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे 6 क्लोरीन हो चुके हैं, यहाँ पे भी 6 क्लोरीन है। तो ये हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। फिर देखते हैं K2O है प्लस H2O, तो यहाँ पे ये दोनों जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो KOH यहाँ पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बैलेंस इसको कर लेते हैं, 2-2
है ना, K भी 2 है, O भी 2 है, H भी 2 है, तो ये हमारे पास बस सिंपली बैलेंस हो गई। अब ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयरन है हमारे पास, ये पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ, और ना ही ये FeO बनाता है, ना ही ये Fe2O3 बनाता है, ये क्या फॉर्म करता है, Fe3O4 फॉर्म करता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है, इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब हमको बस इसको बैलेंस करना है, तो 3 यहाँ पे Fe आ जाएंगे, ठीक है, 4 यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, तो 4 यहाँ पे लिख दो, 4 इधर पे भी आ जाएगा, और ये हो चुकी है हमारे पास बैलेंस्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, इन दोनों में से कोई सी भी ऑक्साइड नहीं बनती है, यहाँ पे Fe3O4 फॉर्म होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An ore on treatment with dilute hydrochloric acid produces brisk effervescence. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Name the type of ore with one example. What steps will be required to obtain metal from the enriched ore? देखो एक ऐसा ore है जिसकी रिएक्शन जैसे ही मैं HCl के साथ करा रही हूँ तो एक ऐसी गैस रिलीज हो रही है जिसकी वजह से ब्रिस्क एफर्वेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको क्लियरली पता है ब्रिस्क एफर्वेसेंस अगर प्रोड्यूस होती है तो CO2 गैस रिलीज होती है, और जहां पे भी CO2 गैस रिलीज होगी तो यहाँ पे कार्बोनेट ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखती हूँ, अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ हुई तो यहाँ पे NaCl फॉर्म होता है, इसके साथ साथ H2O फॉर्म होता है, इसके साथ साथ CO2 फॉर्म होता है। तो अगर यहाँ पे कार्बोनेट है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CO2 दैट comes out with brisk effervescence। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा और होगा, हमने पढ़ा हुआ है, हमारी बुक में भी है NCERT में, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट है हमारे पास, तो इसको हम इजीली एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। What steps will be required to obtain metal from the enriched ore? अब देखो अगर जिंक कार्बोनेट से हमें जिंक को ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था C फॉर कार्बोनेट एंड C फॉर कैल्सिनेशन। तो हमको यहाँ पे कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब होता है, जो भी हमारे पास ओर है उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इन लिमिटेड एयर, या फिर यहाँ पे सप्लाई ऑफ एयर होती ही नहीं है तो ये अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑक्साइड मिल चुका है। ये तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो यहाँ पे ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ है, फर्दर इसका हम रिडक्शन कर देते हैं विद कार्बन, तो यहाँ पे Zn यानी कि जिंक ऑब्टेन हो जाता है, इसके साथ साथ यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो जिंक यहाँ पे क्लियरली ऑब्टेन हो चुका है। सो ये 2 स्टेप्स आपको मेंशन करने हैं। ये प्रोसेस कौन सा है, दिस इज कैल्सिनेशन। अगर सल्फाइड ओर होता तो रोस्टिंग करते, बट यहाँ पे कार्बोनेट ओर है तो इसीलिए हमने कैल्सिनेशन करा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद क्या है, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। तो ये 2 रिएक्शंस आपको यहाँ पे मेंशन करनी है जो कि मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होगा, देखो Hg2+ एंड O2- क्या फॉर्म होगा, HgO। तो यहाँ पे HgO को आप जैसे ही हीट करोगे तो यहाँ पे Hg और O2 में ये डिकम्पोज हो जाता है, तो यहाँ पे ये सिंपली बस बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बैलेंस कर दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड। क्यूपरस ऑक्साइड और क्यूपरिक ऑक्साइड अलग अलग होते हैं, मैंने आपको बताया था। क्यूपरस है तो यानी कि Cu+ है, क्यूपरिक है तो Cu2+ है। तो यहाँ पे क्यूपरस ऑक्साइड है तो ये CuO नहीं होगा, देखो Cu+ एंड O2-, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, Cu2O, ठीक है। तो क्यूपरस ऑक्साइड ये होता है, क्यूपरिक ऑक्साइड क्या होता है, CuO होता है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, क्यूपरस सल्फाइड, तो सल्फाइड भी तो H2- होता है ना, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या बनेगा, Cu2S। इन दोनों की रिएक्शन होती है तो कॉपर बन जाता है और SO2 यहाँ पे रिलीज होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 कर देती हूँ, एंड कॉपर कितने हो गए, 6, तो यहाँ पे आप लिख दो 6। तो ये हमारे पास बैलेंस हो चुकी है, यहाँ पे कॉपर प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये भी रिएक्शन हमने करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एल्यूमिनियम है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो Al2O3 और मैंगनीज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 2 एल्यूमिनियम है तो इधर पे मैंने 2 लिख दिया है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3, तो ये बैलेंस तो होगा नहीं, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे भी 6 हो गए हैं, यहाँ पे भी 6 हो चुके हैं, बट हमारे पास जो एल्यूमिनियम है वो कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगी। मैंगनीज 3 है तो इधर पे भी मैं 3 लिख दूंगी। ये है हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना था, हमने बैलेंस कर दिया है, पूरी रिएक्शन लिख ली है। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, इसी का 4th पार्ट है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3 होता है। ठीक है, बिकॉज फेरिक हमारे पास कौन सा आयन होता है, Fe3+ वाला होता है। ठीक है, इज रिड्यूस्ड विद एल्यूमिनियम, सेम टाइप की रिएक्शन है, एल्यूमिनियम के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी तो Al2O3 यहाँ पे फॉर्म होता है और Fe यहाँ पे रिमूव हो जाता है। ठीक है, काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास। तो यहाँ पे 2 हमारे पास Fe है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन तो 3 है, तो यहाँ पे तो ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास। फिर ये हम कर चुके हैं, जिंक कार्बोनेट अंडरगोज कैल्सिनेशन, तो इसको आप सिंपली हीट करते हो, यहाँ पे ZnO एंड CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई थिंक हमारे पास 3 ही और क्वेश्चंस बचे हैं, देखते हैं। हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। अभी हमने जो रिएक्शंस करी थी ना, उन्हीं रिएक्शंस को हमें वापस से लिखना है। जो हमारे पास कॉपर है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके सल्फाइड ओर से, इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर ग्लैंस कहते हैं। ठीक है, जो कॉपर ग्लांस होता है वो होता है Cu2S, इसको अभी हम क्या कह रहे थे, Q+ सल्फाइड कह रहे थे ना, तो वो हमारे पास कॉपर ग्लांस होता है। इससे अब हम कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है ये सल्फाइड ओर है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, रोस्टिंग का प्रोसेस यहाँ पे करते हैं हम। ठीक है, तो Cu2S इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि रोस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ पे एक्सेस एयर होती है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। एंड ऑक्साइड भी कौन सी होगी, यहाँ पे Q+ वाली होगी, Q वाली नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे SO2 फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हमको करना है बैलेंस, 2 कॉपर यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पर भी हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे ना इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ऑक्सीजन बना दिए हैं, तो यहाँ पे भी 4 करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे कॉपर भी कितने हो चुके हैं, देखो 4 हो चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे 2 आगे से ऐड करना पड़ेगा। सल्फर भी 2 हो गए हैं, तो यहाँ पे भी सल्फर 2 होंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने टोटल हो चुके हैं, 6, तो यहाँ पे 6 करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बस सिंपली हमने यहाँ पे इसको बैलेंस कर दिया है। अब जैसे ही यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म हुई है, फर्दर इसको हमें किस में चेंज करना है, हमें इसे कॉपर में चेंज करना है, तो यहाँ पे रिएक्शन हम करवाएंगे। ये वापस से रिएक्ट करता है Cu2S के साथ और यहाँ पे Cu+ SO2 फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 आएंगे, तो कॉपर कितने हो गए टोटल, 6, तो यहाँ पे 6 हम लिख देंगे, तो यहाँ पे कॉपर हो चुका है ऑप्टेन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस दोनों ही आपको मेंशन करनी है। उसके बाद क्या है, ड्रॉ लेबल डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखो कॉपर की जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है उसमें हम क्या लेते हैं, एक हमारे पास एनोड होता है, एक हमारे पास कैथोड होता है। जो एनोड है वो हमेशा लेफ्ट पे आता है, मैंने आपको लर्न कराया था लोन। ठीक है, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, O इज फॉर ऑक्सीडेशन, AN इज फॉर एनोड। ठीक है, तो एनोड हमेशा लेफ्ट पे आएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये एनोड है और ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। कैथोड पे हमेशा डिपोजिशन होता है, चीजें डिपॉजिट होती हैं, इसीलिए हम कैथोड को क्या लेते हैं, प्योर कॉपर लेते हैं। ठीक है, कॉपर की ही ये इलेक्ट्रोड्स होती हैं, इसको हमने प्योर कॉपर के फॉर्म में लिया है। ये जो एनोड है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इसको हम इम्प्योर कॉपर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट भी तो यूज करेंगे ना, ये हमारे पास कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये। अब ये ब्लू कलर का क्या होगा आपको पता है, दिस इज CuSO4, कॉपर सल्फेट हमारे पास, हम इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, ये CuSO4 चेंज होगा,
ठीक है, डिसोशिएट होगा अपने आयंस में Cu2+ एंड SO4 2- में, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, कैटायन है। ये कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा और यहाँ पे डिपोजिशन होगा। कैटायन कैथोड पे जा रहा है, कैटायन होता है पॉजिटिव, विच मीन्स कैथोड होगा नेगेटिवली चार्ज्ड। तभी जाके देखो ये बैटरी का जो नेगेटिव साइन है वो इससे कनेक्टेड है, और हमें पता है ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, एनोड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैथोड पे रिएक्शन होगी क्या। कैथोड पे आके Cu2+ डिपॉजिट हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, Cu में। 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करेगा, इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ये रिएक्शन होगी कि कॉपर अपने आयन में चेंज होगा। अगर ये अपने आयन में चेंज हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर निकालेगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एनोड से जो आयन है वो कहाँ जा रहा है, देखो ये एनोड है, ये आयन कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है हमारे इलेक्ट्रोलाइट में। फिर वो आयन कहाँ पे जाके डिपॉजिट कर रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर का डिपोजिशन होगा, और जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह है ना वो नीचे आके सेटल हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये जो यहाँ पे हैं इम्प्योरिटीज हैं जो कि एनोड के नीचे आके ही सेटल होती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। तो इस तरीके से आप सिंपली बना सकते हो, पूरा लेबल डायग्राम है, एनोड इम्प्योर कॉपर, कैथोड हमारे पास प्योर है। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये चीज भी आप मेंशन करो। और बस उसके बाद तो आपको क्या मेंशन करना है, यहाँ पे ये वाली रिएक्शंस को ही मेंशन करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस विद बैलेंसिंग। तो हमें इनको बैलेंस करना है, Al + HCl। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा, क्लियरली जो एल्यूमिनियम है हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा प्लस H2, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है। तो ये ऐसे तो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 हैं। तो हमें वही चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे ना मैं 2 लिख देती हूँ ताकि क्लोरीन कितने हो जाए, 6 हो जाए। अब यहाँ पे क्लोरीन 6 होंगे तो हाइड्रोजन को हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इवन नंबर आ जाएगा तो उसको हम इजीली बैलेंस कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ। अब देखो एल्यूमिनियम भी कितने हो गए हैं, 2, तो यहाँ पे मैं 2 भी ऐड करूंगी, तो ये हमारे पास क्या होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। उसके बाद Mg + HNO3। अब हमको पता है अगर मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज रिएक्ट करता है HNO3 के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगर यहाँ पे कोई और सा आपने मेटल लिया होता तो उस केस में हाइड्रोजन गैस किस में ऑक्सीडाइज हो जाती है, H2O में, क्योंकि जो हमारे पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा MgNO3 2 प्लस यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। बैलेंस कर लेते हैं, बस यहाँ पे 2 ही ऐड करना है, और दोनों ही रिएक्शंस हो चुकी हैं बैलेंस, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन है, द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज। ये रिएक्शन अभी हमने देखी भी है। अब यहाँ पे हमसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गिव रीजन व्हाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज अ थर्माइट रिएक्शन। ये जो हमारे पास रिएक्शन होती है ना, इसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि थर्माइट जो वर्ड आ रहा है वो थर्मल से रिलेटेड है, और थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, जिसकी वजह से हम इसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड हेंस अ लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड बाय दिस रिएक्शन, जिसकी वजह से हम इसको थर्माइट रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो चलो हमने कर लिया है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। देखो क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ पे से ऑक्सीजन गायब हो रहा है, विच मीन्स MnO2 हमारे पास क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है क्लियरली। और एल्यूमिनियम में मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज
डाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आंसर कर लिया है। फिर क्या है, गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन द थर्माइट रिएक्शंस। देखो ये जो थर्माइट रिएक्शंस है ना, इनमें हम एल्यूमिनियम का ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम हमारे पास क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, इट इज मोर रिएक्टिव। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इजीली क्या करेगा, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। देखो जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो मैंगनीज को डिस्प्लेस कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो एक रीजन हमारे पास ये होगा कि दिस इज मोर रिएक्टिव। दूसरा रीजन हमारे पास ये होता है दैट इट हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, लव होता है, ठीक है। इसको ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार है दूसरे एलिमेंट्स या मेटल्स के कंपैरिजन में। इट हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये रीजन भी हमारे पास बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, विच मीन्स ये खुद में क्या है, एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक और रीजन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कहाँ गया वो, एक और रीजन मेंशन कर सकते हो कि ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से ये दूसरे मेटल से क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है और उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। उसको अपने जो भी वो मेटल होगा, जैसे यहाँ पे Mn है, ठीक है, तो उस ऑक्साइड से इसने क्या करा, उस मेटल को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। मतलब उसके मेटल में रिड्यूस कर दिया, मेटल को नहीं, उसके ऑक्साइड से उसको रिड्यूस कर दिया, किसमें, उसके मेटल में, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। तीनों रीजंस में से आप कोई सा भी रीजन लिखोगे ना, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। या तो आप ये कह सकते हो कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो डिस्प्लेस कर देता है, बिल्कुल सही है। या आप ये भी लिख सकते हो कि इट हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन दैन द अदर मेटल। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ये काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो जो भी हमारे पास ऑक्साइड होती है उसको ये रिड्यूस कर देता है उसके मेटल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई सा भी रीजन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सारे ही रीजंस करेक्ट हैं। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए हैं ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड you. Do not forget to like, share and subscribe to this channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye everyone, take care and all the very best.